नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बहस का मुद्दा यही है। जी हां, बहस के नाम पर जहर। सांप्रदायिक हिंसा पर आज बहस का दूसरा दिन था। देश की संसद की तरफ पूरा देश दिख रहा था कि हल निकलेगा, रास्ता निकलेगा, लेकिन यहां पर तो जैसे उकसाने के लिए होड़ मची हो, रेस लगी हो। और उसी सिलसिले में आज भी जो कुछ कहा गया उससे यही एक बार को लगा कि शायद सिर्फ और सिर्फ राजनीति साधी जा रही है सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर। आपको बता दें, कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रीटा बहुगुणा जोशी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM के अध्यक्ष हमारे साथ इस पूरी बहस में जुड़ गए हैं, जो कि बीते दिन संसद में बोल भी रहे थे इस मुद्दे पर। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुनाते हैं जब इस देश के सांसद देश की संसद में खड़े हुए सांप्रदायिक हिंसा पर हल और रास्ता निकालने के लिए, तो उनके शब्द कैसे थे, उत्तेजना किस तरह की थी और किस तरह से मामले को और भी जैसे सुलगाया जा रहा था। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बहस के नाम पर जहर उगलना नहीं था तो क्या था? किस लिए खड़े हुए थे योगी आदित्यनाथ? और भी सुलगाने के लिए, और भी बांटने वाली बातें करने के लिए? जी, मैं दोनों की बात का जवाब देता हूं। जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही, क्या उसमें तथ्य नहीं था कि अगर बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पे कोई कार्रवाई हो रही है तो क्या तर्क है कि मुंबई में शहीद स्मारक में तोड़फोड़ होगी? और किसने इसकी आलोचना की? महाराष्ट्र की सरकार ने कोई आलोचना की, कांग्रेस ने आलोचना की, तथाकथित जितने भी सेकुलर दल अपने को बनते उन्होंने आलोचना की। जब आप नहीं करते हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, कहां इस मुद्दे को लेकर हिंसा नहीं हुई, उसके बावजूद किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। जब आपको उनकी आलोचना की फिक्र है कि इस देश की फिक्र है? सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको सुधांशु त्रिवेदी जी उनकी आलोचना की फिक्र है कि देश की फिक्र है? 1947 तक ले जाना सुधांशु जी, 1947 और बंटवारे के जिक्र तक पहुंचना। जंगल में कौन कूदा था कि सांप्रदायिक हिंसा पर हमें बहस करनी चाहिए? राहुल गांधी कूदे थे। और मैं असदुद्दीन ओवैसी जी से भी कहता हूं कि उनकी पार्टी तो कांग्रेस की एलआई थी। पिछले 2 साल में अगर सबसे ज्यादा कत्लो गारद हुआ है तो एक आसाम में और एक उत्तर प्रदेश में। बांट लीजिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आते थे, बांट लीजिए आपस में। सोनिया और राहुल गांधी आती थी, तब क्यों नहीं राहुल गांधी जी आस्तीन कूदे थे कि सांप्रदायिक हिंसा? बांट लीजिए आपस में कि किसके वक्त पर कितना हुआ, कितने मरे। एक सेकंड सर, मैं लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, उसको मैं फौरन ठीक करा रही हूं यहां से। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको भी हमने सुना, पूरे देश ने सुना। जिन शब्दों का चयन होता है वो भावनाओं को और भी भड़काने के लिए होता है। यह साफ सुनाई दे रहा है आपकी भी बातों में। जवाब दीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको मेरी तकरीर में कौन सा ऐसा लफ्ज या जुमला आपको खराब लगा, मुझे बता दीजिए आप। अगर मैं आपसे एक मुल्क से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की, बताइए, बोलिए। जब आप ये कहते हैं कि हमारी लाशों पर इस देश की राजनीति आगे बढ़ रही है, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप लाशों जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता नहीं है कि ये बहुत जरूरी है कि एक जिम्मेदारी के साथ एक सांसद वहां पर ये बात रखे कि आगे का रास्ता क्या निकले? आप ये बोलें कि हाँ, अगर इस तरह की बयानबाजी होती है, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना करे, चाहे वो कोई और ही क्यों ना करे, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी का ही क्यों ना करे, उस सबको हम एक साथ मिलकर उसकी आलोचना करते हैं। जोड़ने वाले शब्द क्यों नहीं? मैडम, मुझसे गलती हो गई। आइंदा जब मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा तो जरूर आपसे मशवरा कर लूंगा। मगर अब जब बात आप मेरी कर रहे हैं तो सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो हालिया महीनों में, हफ्तों में जो गड़बड़ हुई, जो फिरकाना फसादात हुए, जिसका जिक्र आपके टीवी चैनल पर भी किया गया, तो फिर आप पे जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि आप क्यों दिखाए उस सब वाकयात को? क्यों आप न्यूज़ दिखाए कि जहां जहां बाई इलेक्शन हो रहा वहां पर 600 कम्युनल इंसिडेंट या राइट्स हुए? यानी ये देखिए, ये आप लोग तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। मशवरा आपको किसी टीवी एंकर से करने की जरूरत नहीं है, किसी पत्रकार से करने की जरूरत नहीं है, आपको मशवरा जनता से करने की जरूरत है। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है, मैं इस सवाल पर लौट रही हूं। खबर होती है, हम चैनल पर दिखाते हैं, लेकिन भावनाओं को भड़काना ये नहीं करते। देखिए, गुजरात के नस्ल कशी के बाद कौन इलेक्शन जीता? अब उत्तर प्रदेश में जो गड़बड़ हो रही है, वहां बाई इलेक्शन हो रहा है, कौन कर रहा है? क्या मैं वहां पर हूं? वहां पर
क्या मेरी पार्टी लड़ रही इलेक्शन वहां पर? मैंने कौन सी गलत बात कही? मैंने ये मुतालबा किया कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए, इसमें कौन सी बुरी बात है? और जब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप गड़बड़ मत करिए, और अगर आप गड़बड़ करेंगे तो जो महल आप तामीर करेंगे वो मुल्क की बुनियादों को कमजोर कर देगा, क्या यह बात गलत नहीं है? क्या सही है? बताइए कि अगर हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो फिरकाना फसादात है और इससे बचाना है, मुल्क की सालिमियत को खतरा है इससे। अगर हम ये सच्चाई अगर बयान कर रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है कि आपको मेरे जुमले पर तकलीफ हो रही है या आपको इतराज है, तो मैं माजरत के साथ आपसे कहूंगा कि आपको इतराज हो सकता है, मगर जहां तक मेरा मामला है, मैं कोई सियासत नहीं कर रहा हूं, मैं हकायक को बयान कर रहा हूं। आपकी राय मेरे से मुख्तलिफ हो सकती है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जैसा आप चाह रहे हैं मैं ऐसी बात करूं, मैं नहीं कर सकता इस तरह की बात। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए उनकी बातों का। इनके बातों का मैं दो पॉइंट पे जवाब। एक तो जोड़ने वाले शब्दों की तो उनसे अपेक्षा क्या की जा सकती है? इनके भाई और इनकी पार्टी के विधायक ने क्या बोला था कि केवल पुलिस हट जाए तो 20 मिनट में हम दिखा देंगे। हिंसा की सीधी सीधी वकालत करने वाले लोग राजनीति में आज अहिंसा और शांति की बात कर रहे हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। दूसरी बात, आप ही के चैनल पे अंजना जी स्टिंग ऑपरेशन किया था मुजफ्फरनगर दंगों में, और क्या सिद्ध हुआ था कि आजम खान साहब का सीधा हाथ था। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में क्या लिखा मुजफ्फरनगर दंगों में कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। तीसरी बात, जब हमारे विधायकों पर, भाजपा के नेताओं पर, एक ही समुदाय के लोगों पर केस दर्ज किए गए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया इनसे, सब कोर्ट में डिसअप्रूव हो गया, उसके बाद ओवैसी साहब क्यों नहीं बोले? कांग्रेस की पार्टी क्यों नहीं बोली? साफ दिख रहा था, टीवी चैनल पे पूरे देश ने देखा, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी देखी और गिरते हुए रासुका को कोर्ट में देखा, मगर उसके बाद भी मुआवजा देने की बात आई तो कहा गया सिर्फ एक समुदाय को मुआवजा देंगे। उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको रोका, उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ कहा कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय को मुआवजा देंगे, और केंद्र में बैठी यूपीए की सरकार उस पर समर्थन करती रही। राहुल गांधी जी टूरिज्म करके वापस आ गए। जब इस प्रकार की राजनीति की जाएगी तो सांप्रदायिक आप टेम्परेचर को कहां तक पहुंचाएंगे? आप खुद कल्पना करिए। मैं सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। आपको योगी आदित्यनाथ जी के बयान के ऊपर आपत्ति है, वो हमारी पार्टी के एक सांसद हैं। अरे आपकी पार्टी के तो प्रधानमंत्री ने क्या बोला था कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यह सेक्युलरिज्म था। आपके गृह मंत्री ने क्या बोला था कि देश को सबसे बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद से है, जिसके लिए हाफिज सईद ने बधाई दी थी, यह सेक्युलरिज्म था। आपके महासचिवों ने क्या क्या नहीं बोला उसके तो हम विस्तार में नहीं जाना चाहेंगे। रीटा जी से मैं रीटा जी से इस पर जवाब ले लूं। रीटा जी, क्योंकि उनकी उंगली आपकी तरफ उठ रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब गए बाद में मुजफ्फरनगर, और उसके बाद भी अब जब इस मुद्दे को उठाया जा रहा है तो राजनीति के नजरिए से कांग्रेस उठा रही है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के सामने जो मुद्दे हैं वो मीडिया के भी सामने हैं और जनता के भी सामने हैं। बहुत ही उम्मीदों के साथ 3 महीने पहले करीब इस देश ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को बैठाया गद्दी पर। इसलिए नहीं बैठाया कि वो हिंदू मुसलमान की बात करते थे, इसलिए बैठाया क्योंकि जनता को ये उम्मीद थी कि अब दिन बदलेंगे, सबका साथ सबका विकास, अब दिन बदलने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। इस नारे ने लोगों को पकड़ा। नौजवानों को नौकरी मिलेगी, किसान का भला होगा, इंडस्ट्री का भला होगा, महंगाई कम होगी। और आज अगर पूरा देश चर्चा कर रहा है कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है, हमारा ताना बाना टूटने की स्थिति आ गई है और हम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत समसामयिक बात हो रही है। 3 महीने में जो हालात इस देश के बिगड़े हैं, आप खुद देखिए, इनके सहयोगी दल और संघ परिवार किस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं। इनका एक मिनिस्टर गोवा से कहता है हिंदू राष्ट्र बने, मोहन भागवत कहते हैं अब हिंदुस्तान में जो रहेगा वो हिंदू ही बुलाया जाएगा। उधर महाराष्ट्र सदन में दिल्ली में एक मुसलमान का जो बेचारा रोजे से था, जबरदस्ती उसका रोजा तोड़ने की बात हुई। उधर देखिए इतने विवाद, जिसको पाकिस्तान जाना है चला जाए, ये बोल रहे हैं। इस तरह की बातें, और जो हुआ मुजफ्फरनगर, कितने सुधांशु जी कितने दबंगई से बोल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या कोर्ट में मुकदमे नहीं चल रहे हैं उनके ऊपर? क्या वो चार्जशीटेड नहीं है? और जिन लोगों के ऊपर मुकदमे लगे, और आप, मोदी जी ने कहा कि मैं सबका प्रधानमंत्री हूँ, उन्हीं को आपने आगरा में खड़ा करके माला पहना दी, उनको आपने विधायक बना दिया, उन्हीं में सांसद बना दिया, उन्हीं में से एक को मंत्री भी बना दिया। ठीक है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर, बहस के नाम पर जहर। ओवैसी साहब,
जब आप ये कहते हैं कि लाशों पर राजनीति हो रही है इस देश में, कौन कर रहा है और वो लाशें क्यों बिछ रही हैं? मैं आपसे अर्ज ये करना चाहूँगा कि जब हम पार्लियामेंट के इलेक्शन की मुहिम चल रही थी, उस वक्त वज़ीर आज़म ने कहा था कि इंडिया फर्स्ट। आज मैं बड़ा मुतमईन हुआ जब बीजेपी के जो तर्जुमान अभी आपके प्रोग्राम पे उन्होंने, जो बीजेपी के सांसद ने जो कल जो तकरीर की उसकी मुकम्मल तायद की। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या अपोजिशन पाकिस्तान का एजेंडा लेकर चल रहा है? ये हिंदू मुस्लिम की कल जो बात की गई, क्या उससे मुत्तफिक हैं? और अगर ये बात सही है तो फिर कल 15 अगस्त को भी यही होना चाहिए कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म भी जो गोरखपुर के एमपी है, उन्हीं की जबान में कल पूरे मुल्क को वैसा ही पैगाम दे। मैं उम्मीद करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर वैसा ही बात करें, वो ये ना बात करें कि इंडिया फर्स्ट ना कहें, वो हिंदू फर्स्ट कह दें। सुधांशु जी, देखिए, किसी भी मुद्दे के ऊपर हर पार्टी को अपने अलग अलग विचार रखने का हक है, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कहते, मगर कोई भी देश का प्रबुद्ध नागरिक बहुत सहजता से समझ सकता है कि सांप्रदायिक राजनीति की जरूरत किसको थी। याद करिए, पिछले साल राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, सांप्रदायिकता कहीं मुद्दा नहीं था। महंगाई, भ्रष्टाचार और सुशासन के ऊपर चुनाव हुआ, कांग्रेस चारों खाने चित्त गिरी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्हें डर लग गया कि अब इस मुद्दे पे नहीं जीत सकते, तो मौत के सौदागर से लेके यमराज, लहू पुरुष, जाने क्या क्या कह के सांप्रदायिक वातावरण बनाया गया। उसके बाद फिर चारों खाने चित्त गिरे। हमारा विकास का ही मुद्दा रहा, हमने सांप्रदायिक विषय कभी लोकसभा में नहीं उठाया। जब कांग्रेस ने बोला, हमने सिर्फ उसका जवाब दिया। सुधांशु जी, अभी ये बताइए, आस्तीनें चढ़ाकर संसद के वेल में कौन कूदा था? राहुल गांधी कूदे थे कि सांप्रदायिक बिल पे हमें चाहिए। उत्तर प्रदेश में इतनी महिलाओं पे अत्याचार हुआ, सोनिया जी के मुंह से शब्द नहीं निकला। राजनीतिक हत्याओं पे सोनिया जी के मुंह से शब्द नहीं निकला, मगर सांप्रदायिक हिंसा पे क्यों लाना चाहती? पूर्ण बहुमत है भारतीय जनता पार्टी की हाउस में। ट्रेजरी बेंचेस के लीडर हैं मोदी जी, और उन्होंने इस सांप्रदायिकता के इशू पर जो डिबेट हुई, उसमें अपने तरफ से किस वक्ता को चुना? उन्होंने आदित्यनाथ जी को चुना। आदित्यनाथ जी पर 3 मुकदमे चल रहे हैं कि उन्होंने हिंसा भड़काई और उन्होंने सांप्रदायिक दंगे कराए। सुप्रीम कोर्ट तक का उनके ऊपर आक्षेप है, उनके ऊपर टिप्पणी है। क्या इनके 282 में अकेला वो शख्स बचा था? और जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया, वो भड़काऊ भाषण था। वो सीधे सीधे जस्टिफाई कर रहा था कि जो हो रहा है या जो हिंदू संगठन कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्या ये शासकीय दल को अच्छा लगता है कि आपका संविधान जो सेक्युलरिज्म की बात करता है, आपके प्रधानमंत्री को, आपकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, आप आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं? यदि सांप्रदायिक हिंसा बिल पर बहस होगी तो मानवीय बात है, महंगाई पे चर्चा नहीं होगी। और जो कुछ योगी आदित्यनाथ ने बोला है, बताइए उसमें कुछ असंसदीय था क्या? सदन की कार्रवाई से उसको बाहर किया गया तथ्यों के आधार ना। मेरी पूरी बात होने दीजिए। देखिए, आप बताइए, आपका व्यू पॉइंट नहीं तो क्या बीजेपी कंफर्म करती है? देखिए रीता जी, आपकी पार्टी की हालत, बात का जवाब दीजिए। क्रिकेट मैच खेलने वाली उस टीम की तरह है। आदित्यनाथ जी के भाषण से सहमत है, जो उन्होंने कहा कि रिएक्शन है, जो हिंदू रिएक्शन टू मुस्लिम एक्शन, आप इससे सहमत हैं? आप हिंदुस्तान को क्या उसी रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? अब आपकी बात समाप्त हो गई हो तो मैं बोलूं कि जो हो गया, कैसे कम्युनिटीज को साथ लाएं, कैसे लोगों को बताएं, इतना विश्वास पैदा हो। सुधांशु जी से जवाब सुन लीजिए, ओवैसी साहब के पास भी जाना है। सुधांशु जी जवाब सुन लीजिए। सुधांशु जी, देखिए, कांग्रेस की हालत वो है कि क्रिकेट मैच खेलने के लिए तो हम आ गए पिच पे, अब बैटिंग करने वाली टीम कहेगी कि बॉलर वही बॉलर बॉल करेगा, दूसरा नहीं करेगा, उसकी बॉल तो ज्यादा खतरनाक है। अरे भाई, आप ही ने इस मैच में दावत दी है। जो वो कह रहे हैं उनकी बातों को तथ्यों के आधार पर जवाब दीजिए। उन्होंने असंसदीय भाषा बोली होती तो संसद की कार्रवाई में से वो वाक्य और शब्द निकाल दिए गए होते। आपके लोगों ने आपत्ति किया, अगर आपत्ति है तो संसद में नोटिस दीजिए कि वो शब्द गलत हैं, उनको निकाला जाए और तकनीकी आधार पर उनको बाहर कीजिए। कांग्रेस का समस्या क्या है कि ये डिबेट तो शुरू कर देते हैं, मगर उसके बाद सांप्रदायिकता के विषय पर डिबेट करने के लिए इनके पास तर्क नहीं होते। मैं याद दिलाता हूं, 1993 में धर्मस्थल विधेयक पे चर्चा हुई थी और संसद में बीच में वो धर्मस्थल विधेयक पे चर्चा रोकनी पड़ी, क्योंकि इतनी संवेदनशील चर्चा हो गई थी कि तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार, कांग्रेस सरकार थी, उसको विड्रॉ करना पड़ा पूरी डिबेट को। इनके सामने यही समस्या है। क्यों नहीं राहुल गांधी जवाब देते हैं आके उसका? ओवैसी साहब,
आप अपना पूरा आप देख लीजिए पॉलिटिकल करियर, या फिर आपके आसपास आपकी पार्टी, आपके भाई, आपका क्या योगदान है हिंदुस्तान को जोड़ने की तरफ, या बीते दिन जो आपने कहा उसमें क्या योगदान आपको दिखता है जिससे देश एकजुट होगा? आप पूछ रहे मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? जी, या बीते दिन जो आपने इस देश की संसद में बहस की उसके जरिए क्या हासिल होगा, ये हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैडम, आप बराए मेहरबानी इस बात को समझने की कोशिश करिए कि मुसलमानों की जो आबादी इस मुल्क में है, उतने अराकीन पार्लियामेंट, उतना नंबर तो पार्लियामेंट में नहीं है। 14% अगर मेरी आबादी है तो सिर्फ 21 हैं। अगर मैं वहां पर पार्लियामेंट में हूं तो मैं उन तमाम अक़लियतों को कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं, और मेरा वहां पर रहना इस बात का ये है कि हम यहाँ, जाहिर है एक मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो बीजेपी चाहती है उसको रोकना है। आप मेरा कंट्रीब्यूशन चाह रहे तो मैं आपको दावत दूंगा, कभी हैदराबाद आइए, आकर देखिए हम किस तरह के तालीमी इदारे चला रहे हैं। 30 साल से चला रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्पिटल्स हैं। खैर लंबी बहस है वो, आप देख सकते हैं। वो बहुत लंबी बहस है, और इसीलिए ओवैसी साहब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि बीते दिन जब आप बोल रहे थे देश की संसद में, मैं सिर्फ आपको नहीं योगी आदित्यनाथ को भी शामिल कर रही हूँ उसमें, तो लगता ऐसा है कि सांसद इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उसकी नजर वोट पर होती है। वो जानता है कि ये मेरा वोट करने वाला आदमी है, मुझे उसको खुश करना है, और इसीलिए नफरत भरे शब्द सामने आते हैं। नहीं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं। मैं तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कल बात कर रहा था। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि अगर हमको 2 लाख करोड़ टैक्सेस में ज्यादा चाहिए, जो हुकूमत ने अपना टारगेट रखा, प्रोजेक्शन रखा, अगर इस तरह की गड़बड़ होती रहेगी तो कहां से आएंगे पैसे? वो कहां से मुल्क तरक्की करेगा? ये अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम 8%, 9% जो भी जीडीपी इकोनॉमिक ग्रो होगी, कहां से ग्रो होगा? मैं तो इनसे यही कह रहा हूं कि इसको रोकिए। देखिए, बात यह है कि अगर मीरठ का वाक़या ले लीजिए, कहीं पर भी वाक़या लीजिए, हक़ायक़ तो सामने आकर रहेंगे। हर इशू में इस तरह का ये पार्टी बन जाना, क्या ये सही है? आप इलेक्शन में एक बात करते, इलेक्शन जीतने के बाद एक बात करते। अगर गोरखपुर के सांसद ने, जो हमारे बीजेपी के दोस्त कह रहे हैं कि उन्होंने सही कहा, तो फिर आप उनको जरूर उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली इंतखाबात में अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाइए, और प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि उसी जबान में बोले। जब, और ये देखिए, अब आप गोवा के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा कि जो मुसलमान सऊदी अरब जाते हैं उनको हिंदू पुकारते हैं। ये भी झूठ। वहां पर चाहे हिंदू जाए या मुसलमान जाए काम करने के सिलसिले में, तो उनको हिंदी कहते हैं, हिंद के नाम से जाना जाता है। ये लोग हिंदू कर दिए। सुधांशु जी, अरे क्या हो रहा है? इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशंस को इनको कंट्रोल करना चाहिए। आप बताइए कि अगर हिंदुस्तान में वही इंडियन होगा जो हिंदू होगा क्या? यही तो बयान हमारे सुधांशु साहब के गुरु ने कहा, जो हम उससे राजी नहीं हैं। ये इससे क्या मुल्क में अमन फैलेगा? क्या इससे मुल्क दिलों को जोड़ने की आप बात करेंगे? सुधांशु जी, देखिए, उस विषय पे हम डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट है कि सिंधु नदी के इधर रहने वाले लोगों को, चूंकि ग्रीक लोग सा को हा बोलते थे, वहां से सिंधु से हिंदू बना। ये एक ज्योग्राफिकल कोनोटेशन था, एक भौगोलिक संदर्भ का वाक्य था। वहां से, यानी प्राचीन इतिहास से लेकर 1995 के सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक ये कहता है कि हिंदू एक जीवन पद्धति है, एक वे ऑफ लाइफ है। इसमें धर्म संप्रदाय की तो बात ही नहीं थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमें ओवैसी साहब की पार्टी से कोई गिला नहीं है। अभी क्यों याद आ रही है? नहीं, मैं इस पे आ रहा हूं। देखिए, हमें ओवैसी साहब की पार्टी से कोई गिला नहीं है। वो अपनी जो राजनीति अक्सरियत और अकलियतों की करना चाहते हैं, वो इस राजनीति को करने को मजबूर क्यों हुए? गिला उनसे जिन्होंने 67 साल में 60 साल राज किया, इस देश के अंदर इतनी सांप्रदायिकता फैलाई, और उसके बाद भी मुसलमानों की हालत क्या है, ये सच्चर कमीशन की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट दिखाती है। इसलिए मेरा गिला कांग्रेस से। आप 1 मिनट का मौका मुझे, आप सुधांशु साहब 1 मिनट का मौका देंगे? आप अभी आप सच्चर कमेटी का हवाला दे रहे हैं। आप गोरखपुर के सांसद ने फिर क्या कहा कि सच्चर कमेटी का नाम लेकर? देखिए, यही तो तजाद है, यही तो आप लोगों में फर्क है। आप बोलते एक जगह पर एक है, दूसरी जगह। अभी आप सच्चर कमेटी के, आप खुद कह रहे हैं कि ये क्या मुसलमानों का हाल हो गया। आपके सांसद ने कल क्या कहा पार्लियामेंट में? आप खुद सोच लीजिए, आप खुद फैसला कर लीजिए। ये आप लोगों में डिफरेंस कैसा है? अंदर एक बात, बाहर टीवी चैनल पर एक बात। ये आप खुद फैसला कर लीजिए। देखिए, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। देखिए, सच्चर का बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। प्लीज आप खुद फैसला कर लीजिए। आप लोग बैठकर फैसला कर लीजिए कि क्या मुसलमानों का अपीजमेंट हुआ या मुसलमानों का अपीजमेंट नहीं हुआ।
उस पर एक राय तो कम से कम आप लोग कायम कर लीजिए। पूरे संघ परिवार को चाहिए कि एक फैसला कर लेने, अपीजमेंट नहीं हुआ, जहां पर आपको सूट करता आप बोलते सच्चर कमेटी ने गुजरात के ताल्लुक से ऐसा कहा, उसका क्रेडिट ले लेते आप। फिर पार्लियामेंट में आपका एमपी और एक बात करता, आप एक बात कर रहे हैं। मेरी आपसे दरखास्त यह है कि जरा कम से कम एक मुत्तफिका राय तो पैदा कर लीजिए। सुधांशु जी देखिए, सच्चर कमेटी के बारे में बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं। हकीकत क्या थी और नियत क्या थी? जो हकीकत उजागर की है सच्चर कमेटी ने, वो ये तो दर्शाती है कि 67 साल के बाद भी मुसलमानों की ये हालत है। और नियत क्या थी? मगर अगर आप उसको एक आर्थिक बदहाली के तौर पर रखते, सांसद ने नहीं कही। मुझे जवाब देने दीजिए। अगर आप उसे आर्थिक बदहाली के तौर पे उसका कुछ समाधान रखते तो हम स्वागत करते। मगर आपने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा भाई सेना में गिनती करवाओ, जो लोग आतंकवाद के आरोपी में हैं या अपराध में हैं। होम मिनिस्टर ने बोला कि जो लोग पुलिस कार्रवाई में ध्यान रखे कि मुस्लिम समुदाय के युवकों के ऊपर सख्ती न बरते। अरे भाई, ये सब सच्चर कमेटी का मीनिंग थोड़ी था। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो बात अपनी जगह सही थी कि सच्चर ने हकीकत जो बयान की, हम उससे सहानुभूति रखते हैं। मगर उस हकीकत का जो सियासी यूज किया गया वो सरासर गलत था, देश को विभाजन करने वाला था। रीटा जी जल्दी से देखिए, बात बहुत ओवैसी जी ने ठीक कही कि पहले आप कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की, फिर आप कहते हैं सच्चर कमेटी में बदहाली है तो उसको दुरुस्त करने के लिए आपने काम क्यों किया? जो होम मिनिस्टर ने लिखा था ये कभी नहीं लिखा था कि आतंकवादियों को छोड़ो। उन्होंने कहा था जो लोग बहुत दिनों से बंद हैं उन पर रिव्यू करिए, अगर उन पर चार्जशीट नहीं है तो आप विचार करिए। ये राज्य सरकारों से कहा था, ये कोई आदेश नहीं था, एक सुझाव था। आप इनका जरा रवैया देखिए कि जब आपका मुजफ्फरनगर का कांड होता है, छोटे से मुद्दे को जब वो बड़ा हो गया उत्तर प्रदेश की सरकार की कमी की वजह से, तो इन्होंने जाट महासम्मेलन बुला दिया हिंदू मुसलमान को लेकर। जब कांट में हुआ तो इन्होंने दलित महासम्मेलन बुला दिया। फिर मेरठ में भी इन्होंने बहुत कोशिश करी कि हिंदू महापंचायत बुला लें। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एमपीज को, सांसदों और विधायकों को तायद की कि आप जाइए मेरठ, आप जाइए कांट, आप जाइए और जाकर वहां लोगों के मुद्दे से जुड़िए। सारा बवाल कांट का भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार ने किया। 60 लोग जेल में बंद हैं, उसमें से एक भी शख्स कांट के उस गांव का नहीं है जिस गांव का विवाद उन्होंने उठाया। सब बाहर से आए हुए संघ परिवार के लोग हैं। ये देखिए 2017 के चुनाव पे इनकी निगाह है, 2012 के 12 चुनाव होने वाले हैं मध्य में, उस पर इनकी निगाह है। और 600 जो कथित कांड हो रहे हैं या घटनाएं घटित हुई हैं, उनमें से 75% वहीं हो रही हैं जहां चुनाव होने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। वैसे साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे? ये बिल्कुल खुले हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी हमारे जो बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु साहब ये कह रहे थे कि रिजर्वेशन की उन्होंने बात कर दिया अपीजमेंट के नाम पर। भाई मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि फिर आपने जाटों के लिए जो यूपीए हुकूमत ने रिजर्वेशन दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया इस गवर्नमेंट ने कि हम उसकी तायद करते हैं। तो क्या आप 4.5% रिजर्वेशन जो माइनॉरिटीज को भी दिया गया था, मुसलमानों को नहीं, क्या आप उसकी तायद करेंगे? आप बता दीजिए। ये देखिए, यही तो आपकी सेलेक्टिव पॉलिसी है कि आप रिजर्वेशन के नाम पर तो कहते नहीं दिया सकता, मगर जब जाटों को रिजर्वेशन दिया, आज सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट फाइल किया, अखबारात ने रिपोर्ट किया, प्रेस ने रिपोर्ट, आप तायद करते हैं। वही 4.5 माइनॉरिटीज के लिए दिया गया, क्या आप उसकी तायद करेंगे? नहीं करेंगे। आप बोलेंगे नहीं, मजहब के नाम पर नहीं हो सकता। यही तो तजाद है, यही तो डिफरेंस है बीजेपी में कि इलेक्शन से पहले सबसे कहा, एक बात कही गई, अब आप एक बात कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट डिबेट में कहते हैं कि नहीं, हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे। कल आपके सांसद ने जो बात की, क्या वो इंक्लूसिवनेस की बात थी? क्या अपोजिशन अपोज करेगी आपको? जमहूरियत का एक बहुत बड़ा यही तो हिस्सा है। मगर क्या हम पाकिस्तान के एजेंडे से बात कर रहे हैं? आखिर क्या बात है कि आप हमको, अगर आपके खिलाफ हम बोलेंगे तो हम पाकिस्तानी हो जाएंगे क्या? सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए। फिर योगी आदित्यनाथ पर आज मुलायम सिंह यादव ने भी कहा है, वो भी जरा सुनाएंगे जल्दी से। सुधांशु देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि कास्ट के बेस पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, धर्म के बेस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के मुस्लिम रिजर्वेशन के तमाम इश्यूज को क्वैश किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, पॉलिटिकल पोजीशनिंग नहीं। सीधे इशारा कर रहे हैं वो सुधांशु जी और कह रहे हैं कि आप ही लोगों ने दंगे कराए हैं। आरती उतारे क्या आपकी? ये मुलायम सिंह यादव जी की सरकार है। मुझे 30 सेकंड का समय दीजिएगा।
जो सिमी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित संगठन है, इन्होंने कहा था वो एक क्या है, एक सांस्कृतिक संगठन है, जिनकी सरकार ने 2007 के उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में बम रखने वाले अपराधियों के, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की कोशिश की। और मैं कहता हूं, जो लखनऊ के पुराने पत्रकार हैं उन्हें याद होगा, अक्टूबर 1990 में रविंद्रालय में अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यक्रम में, और मैं डेट बता रहा हूं, 12 अक्टूबर 1990 को लखनऊ की अपनी रैली में लामाटीने ग्राउंड पे इन्हीं मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि यदि मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना है और वो गैर कानूनी हथियार भी रखते हैं तो क्या गलत है। अरे एक मुख्यमंत्री सरेआम हिंसा और गैर कानूनी हथियारों की वकालत करने वाले आज हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द का, सामाजिक व्यवस्था का, संवैधानिक व्यवस्था का किस तरीके से हनन किया है उन्होंने। सत्ता की लड़ाई छोड़िए, संविधान को बचाइए, बचाइए इस देश के ताने बाने को, बचाइए इस यहाँ के सौहार्द को। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का आपने वचन दिया, वो करिए, महंगाई कम करिए, तेल के दाम ठीक करिए, किसानों के दुख को दूर करिए। देश में इस बार बारिश नहीं हुई है, उसके लिए सूखे की स्थिति आ रही है, उससे मुकाबला करिए। आप हिंदू करके आप इस देश के 80% हिंदुओं का भी नुकसान आप कर रहे हैं, इस देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। आपने गवर्नेंस की बात कही, आप गवर्नेंस की ओर ध्यान दीजिए और अपने लोगों को तायद करिए, उनको निर्देशित करिए। सांसद और विधायक बिना मोदी जी के और बिना आपकी इजाजत के कूद कर जाकर लड़ाई कर सकते हैं? मुजफ्फरनगर का कांड, मेरठ का कांड, मुरादाबाद में कांड, ये सब आप कर रहे हैं, आप इससे बच नहीं सकते। सुधांशु जी, ईमानदार जवाब। विकास पे हमारी प्रतिबद्धता है। पिछले 10 साल में जब देश की विकास दर एनडीए के आखिरी दौर में 5% के आसपास थी, हमारे लगभग सभी भाजपा शासित राज्यों की दर 10% थी। यह आंकड़े में कोई बहस की गुंजाइश नहीं। और अभी रीता जी ने कहा 2002 दंगे की एक एक चीज की हमने जांच कराई, एक एक न्यायिक प्रक्रिया का हमने सामना किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सन 87 में मेरठ हाशिमपुरा मरियाना कांड हुआ था। पी चिदंबरम जी ने सदन के पटल पर गृह राज्य मंत्री होते हुए कहा था कि हम जांच कराएंगे। आपके दौर का दंगा था, आज तक जांच ही नहीं हुई 27 साल में। जिन्होंने जांच ही नहीं कराई वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, जब हमने एक एक जांच कराई और उत्तरोत्तर न्यायिक प्रक्रिया से बेदाग होकर बाहर आने वाले हैं। एक्चुअली में क्या है समस्या, जानते हैं क्या है? देखिए अंजना जी, ये सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में हरियाली बहुत नजर आती है। एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। कांग्रेस की सत्ता जब से गई, वो 2002 में जो उनकी आंखें बंद हुई है ना, तो उस कारण से उनको सांप्रदायिकता के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। न महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, यदि उनको सावन के अंधे को हरा ही हरा दिख रहा है तो। इसी के साथ इस बहस का हमें अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बीजेपी दफ्तर में चुनाव के पहले सुधांशु जी एक ही गाना बजा करता था, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब इन अच्छे दिनों में हिंदू धर्म के आधार पर इतनी सारी बातें, हिंदू राष्ट्र, ये सब उस गाने की लाइनों में कहीं शामिल नहीं था। इसीलिए देश का भरोसा बना रहे, ये नए सिरे से सोचना होगा। आप देखते रहिए आज तक।